नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि हम लोग 30 सीरीज़ देख रहे थे रेलवे के लिए, आज हम क्लास नंबर 29 को देखेंगे। इस क्लास के बाद एक क्लास आपका शेष बच जाएगा इस सीरीज़ का, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये लास्ट क्लास भी कराकर ये सीरीज़ को क्लोज किया जाए। इस सीरीज़ की कंटेंट जो है रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम पर एप्लीकेबल है, साथ ही रेलवे के पैटर्न जैसा अन्य कोई एग्ज़ाम होता हो तो वहाँ भी आपका काम करेगा। जैसे कि इस सीरीज़ के कंटेंट से आपने 3 रेलवे की एग्ज़ाम देखा है और चौथा एग्ज़ाम प्रोसेस में है आरपीएफ का। इन चारों के चारों एग्ज़ाम में अच्छा खासा पकड़ बना करके रखा है ये कंटेंट, तो आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जो भी रेलवे की आगामी दिन में एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो भी रेलवे के पैटर्न की एग्ज़ाम होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। देखिए, हमारी कोई हार्ड कॉपी बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आपका बुक स्टोर में मिलेगी, फ्लिपकार्ट में मिलेगी, तो देखिए मैं सिर्फ ई बुक ही लिख पाया हूँ और आप समझ सकते हैं कि जो है मैं इसे हार्ड कॉपी में क्यों नहीं तब्दील कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो हमने एक छोटा सा कोस्ट रखा है नोटबुक के जैसा, और आप लोग लेकर के अपने जर्नी को बेहतर बना सकते हैं और कई बना चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारे एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो है हूबहू कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आ सकती है, तो बिना किसी बातों को इग्नोर किए हुए पूरे बातों को ध्यान से सुनिए। और जहाँ भी साइंस का एग्जाम्पल रहे, खास करके रिएक्शन वगैरह, वो एनसीईआरटी से मैं पढ़ाता हूँ, तो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। पहला जो प्रश्न है, डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, डीडीटी का रासायनिक सूत्र होता है C14H9 और क्लोरीन का 5 भाग। इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि आज तक एग्जामिनर सिर्फ इसका जो है नाम ही पूछता आया है, या फिर इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, है ना। तो इसका नाम होता है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, और इसका प्रयोग करते हैं हम कीटनाशक के रूप में। किस रूप में करते हैं? कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। किसका भैया? डीडीटी का। तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा, 14 अंश कार्बन के, 5 भाग क्लोरीन के और 9 भाग हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, जैसा कि हर एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में एक चीज़ कॉमन होता है, रासायनिक सूत्र पूछता है। तो जो लो लेवल की रासायनिक सूत्र है वो तो हमारी पहली क्लास से ही बच्चे कर लिए होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे और रासायनिक सूत्र आपको फैक्ट में नहीं डाला हूँ। जैसे बेकिंग सोडा का सबसे पहले पूछा जाता है। बेकिंग सोडा ये कोई रासायनिक सूत्र है जी, है ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक आपका धोबन सोडा का पूछा जाता है। ये क्या होता है? इसमें H नहीं होता है, Na2 भाग में होता है, और फिर आपका CO3 भी होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसके साथ 10 अंश जल के जुड़े होते हैं, 10H2O। ठीक है, इसके बाद आपका विरंजक चूर्ण का पूछता है, CaOCl2 का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट कहते हैं। इसके अलावा आपका जिप्सम का पूछा जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है और 2 अंश जल के होते हैं, 2 होता है। अगर आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर का पूछता है तो ये सूत्र सेम ही रहता है, और यहाँ पे हाफ H2O हो जाता है 2 H2O के जगह पे। तो ये जो कॉमन सूत्र है ये तो आपको ऐसे ही आता है मेरे बच्चे, मैंने बहुत पहले ही आपको पढ़ा चुका है, तो ये सब मैं रिपीट नहीं करूँगा, हालांकि मौखिक रूप से कर दिया हूँ आपको याद दिलाने के लिए। डीडीटी का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। आगे अगर एग्जामिनर वैरी करेगा, इस क्वेश्चन को और विस्तार करेगा, तो इसका मोलर द्रव्यमान आपसे डिमांड करेगा। मोलर द्रव्यमान किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, इसी सीरीज के क्लास में हमने पढ़ा दिया है कि भाई परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किसी चीज़ का आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, है ना। द्रव्यमान जिस अनुपात में रहेगा आपको गुना करके सभी को ऐड कर देना है। तो अभी आपने देखा था कि C14 अंश था, H9 अंश था और क्लोरीन 5 अंश था। किसका? डीडीटी के सूत्र में। तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। 12 गुने 14 कर लेंगे प्लस, H का कितना होता है? 1, 1 गुने 9 कर लेंगे प्लस, क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35 गुने 5 कर लेंगे। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो लगभग 354 के पास आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा इसको आप करेंगे तो, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं राउंड फिगर
में, ठीक है भैया। तो इतना आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी चीज़ का आप जो है मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को मैंने जो है ये सिखाया था कि भाई जब ऑड नंबर और इवेन नंबर हो किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक अंडर 20 है ना, 20 से कम तक के लिए, 20 से कम तक के लिए यह ट्रिक काम करेगा। तो मान लीजिए किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक 5 है और किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 5 वाले का जो आपका द्रव्यमान होगा 11 के करीब होगा और 6 वाले का द्रव्यमान जो है ये 12 होगा। ये कैसे होता है, मैंने बताया था कि ऑड वाले को 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे द्रव्यमान निकालने के लिए, और जो इवेन वाला है, जो सम संख्या वाला परमाणु क्रमांक है, उसको सीधे सीधे 2 से गुना कर देंगे और वही परमाणु द्रव्यमान पकड़ेंगे। आई होप आप समझे। अगर 5 है किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक तो उसके द्रव्यमान 11 के समथिंग होंगे, और अगर किसी चीज़ के परमाणु क्रमांक 6 है तो डायरेक्ट 12 होंगे। हम चलते हैं आगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया CaOCl2, लेकिन इसकी फॉर्मेशन कैसा होता है, इसे कैसे बनाते हैं, इस बात पर भी गौर कर लिया जाए, बेहतर रहेगी। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दोनों नाम इसका है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था। इसका निर्माण कैसे होता है? जब बुझा हुआ चूना पर है ना क्लोरीन गैस को आप प्रवाहित करते हो तो बनने वाला उत्पाद आपका विरंजक चूर्ण होता है। बुझा हुआ चूना यहाँ पे लिखा है, क्लोरीन गैस यहाँ पे लिखा है, ये आपका विरंजक चूर्ण बन गया है और इस प्रोसेस में जल का निर्माण भी हुआ है। NCERT का जो है आपका हूबहू एग्जाम्पल है, जो आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकते हैं, VVI करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक अभिक्रिया बताया था, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें जिंदा चूना को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जल से प्रतिक्रिया कराया था और बनने वाला उत्पाद CaOH का हॉल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना बना था। ये बुझा हुआ चूना को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब कैल्शियम से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम विरंजक चूर्ण CaOCl2 बन जाती है कैल्शियम को लेकर के, और H2O जो है अलग हो जाता है, ठीक है भाई। ये है भैया हमारे कुछ ई बुक के जो है कवर पेज। ये है पैरासीटामोल 500, किसी भी एग्जाम में, खास करके SSC दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बेस मजबूत करने के लिए। ये है मार्क बूस्टर, ये दुनिया के सभी एग्जाम में, खास करके SSC रेलवे नॉन टेक्निकल, हाँ, तो वहाँ पे आपको मार्क बूस्ट करेगा। ये रहा नीचे में आपका जो अभी दर्पण, परीक्षा दर्पण, जिस सीरीज़ की अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, और ये SSC के हायर लेवल की क्वेश्चन है जो मेन सीरीज़ के नाम से स्टार्ट किए थे हम। इसमें 36 क्लास होने वाले हैं, 24 हुए हैं, तो रनिंग में है, आपको जैसा चाहिए ले सकते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जल शुद्धिकरण, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कीटनाशक के रूप इत्यादि में किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से याद है, क्लोरोफॉर्म बना के अभिक्रिया के थ्रू समझाया था। साथ ही ये भी बताया था कि जब क्लोरोफॉर्म को धूप में आप रख देते हो तो फॉस्जिन नामक विषैली गैस का उत्पादन होती है। तो क्लोरोफॉर्म का आपसे हम सूत्र डिमांड करते हैं। जो भी बच्चे सीरियस हैं जरूर आंसर करेंगे, ठीक है भैया। इनके अलावा जिप्सम का रासायनिक नाम मैंने अभी बताया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। डाई इसलिए क्योंकि आपको जो है केमिस्ट्री का पहाड़ा जरूर आना चाहिए। 1 का होता है मोनो, 2 का होता है डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा, 7 का हेप्टा, 8 का ओक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका बोलते हैं, ठीक है भाई। तो जिप्सम में 2 अंश जल का था, इसीलिए डाइहाइड्रेट होता है। और इसी चीज़ में मैंने अभी बताया था कि जल जहाँ पे 2 भाग है वहीं पे हाफ भाग रह जाए तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है। तो इसका भी नाम लगभग सेम ही रहेगा, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन यहाँ डाइहाइड्रेट की जगह हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, हेमी हाफ, है ना भैया। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनती है? तो जिप्सम से ही बनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम का निर्जलीकरण होता है यानी जल का अवशोषण हो जाता है, जल सुखाया जाता है। यहाँ पे 2 भाग जल था, अब इसमें जो है सूखने के बाद, निर्जलीकरण होने के बाद कितना भाग जल बचा है? आधा भाग, यानी 1.5 हिस्सा जल जब समाप्त हो जाती है तो जिप्सम ही क्या बन जाता है आपका? POP बन जाता है। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। जब यह जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया था और ये भी बताया था कि यह संयोजन अभिक्रिया होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का जब अभिक्रिया करेंगे तो बुझा हुआ चूना CaOH का हॉल ट्वाइस बनेगा, यानी A प्रोडक्ट B प्रोडक्ट मिलकर एक एकल प्रोडक्ट C का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हेमाटाइट
जो लोहा का एक प्रमुख अयस्क है, रासायनिक सूत्र इसका पूछा जाता है बहुधा आपके एग्जाम में। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि F4 वाला मारे कि 2 वाला कि 3 वाला, तो हमेशा याद रखें F का 2 अंश जिसमें रहेगा और ऑक्सीजन का 3 अंश रहेगा वो होता है हमारा हेमाटाइट। हेमाटाइट ही एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लोहा का निष्कर्षण जो है हेमाटाइट अयस्क से ही होता है। वैसे लोहा का कई सारे अयस्क होते हैं, हेमाटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, सीडेराइट होते हैं, लेकिन आपका निष्कर्षण जो होता है, फेनालाइज जो होता है, ये आपका इसी से किया जाता है Fe2O3 से, राइट। अगला जो प्रश्न है हमारा, 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन रही है। देखिए इस बात पे गौर करना है, आदिवासी महिला लिखा है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो आपको जो है प्रतिभा पाटिल आंसर नहीं देना है, माननीय द्रौपदी मुर्मू साहिबा को जो है आंसर करना है, क्योंकि आदिवासी से आते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आदिवासी महिला की बात हो रही है कि सबसे कम उम्र के सांसद कौन रहे 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो इनका नाम है प्रियंका जरकीहोली। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटक से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है ये सांसद बनी है। 18वें लोकसभा चुनाव में कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है, VVI कर लेना। NTPC वाले ऐसे क्वेश्चन खोजते रहते हैं NTPC, तो ये है आपका 74। कितने हैं भैया, 74। एक क्वेश्चन और भी आपसे हम पूछ लूँ क्या, नहीं आगे पूछ लूँगा, चलिए। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक उम्र की सांसद T राजू थेवर बालू, है ना, ये DMK से थे, DMK से, ठीक है भैया। इनके अलावा 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से थे, है ना। सबसे कम उम्र की महिला भी अलग है, सबसे कम उम्र के सांसद कहेंगे ओवरऑल तो पुष्पेंद्र सरोज, और सबसे कम उम्र के आदिवासी महिला कहेंगे तो प्रियंका जरकीहोली होंगे। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो 17वीं का कब से कब था, 19 से 24, तो ये 5 वर्ष बढ़ा देंगे अपन, 24 से 29 हो जाएगी। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत इंडिया में सबसे अधिक किस राज्य या यूटी का रहा, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ पे किया गया। लक्षद्वीप को ही याद रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार यूटी में सबसे अधिक पढ़े लिखे जो है राज्य है यूटी के अंदर, 91.6% लिटरेसी रेट यहाँ का था, ठीक है भाई। और सबसे कम मतदान जो हुआ है आपके 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर, ये बिहार का रहा है। याद रखिए लिटरेसी रेट सबसे कम बिहार का ही है 2011 के जनगणना डाटा अनुसार, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अलग अलग पूछेगा तो भी, ओवरऑल पूछेगा तो भी, कहने का मतलब है महिला और पुरुष का अलग अलग पूछे तो भी बिहार आंसर करना है, और ओवरऑल पूछे लिटरेसी रेट तो भी बिहार ही सबसे कम आपका जो है लिटरेसी रेट को कवर करता है। सामान्य अवस्था में लोकसभा का चुनाव जो है 5 वर्षों पर कराई जाती है, नहीं तो सरकार गिरने के बाद कराई जाती है ना। इसके अलावा जो चुनाव कराने की जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है, तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भारत सरकार के ऊपर जो है। लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, ये सब चुनाव कौन करवाते हैं, तो निर्वाचन आयोग भारत सरकार। यहाँ पे लिख लीजिएगा विधानसभा का चुनाव भी यही कराते हैं, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना है, विधानसभा का चुनाव भी यही कराते हैं। एक सेकेंड भैया, माफ़ करना दोस्तों, एक फ़ोन आ गई थी। जैसा कि आपको पता होगा मैं कुछ दिनों से बहुत कम अवेलेबल रह पा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, कुछ अपनी घरेलू प्रॉब्लम है, हाँ, तो इसके लिए चलिए। लोकसभा में अधिकतम 550 सीट हो सकते हैं। वर्तमान लोकसभा सीट जो है आपका 543 पे चल रही है। लोकसभा में जो है आपका 20 सीट यूटी के लिए आरक्षित होते हैं, यानी अगर फुल फ्लेज में आपका फुल कैपेसिटी के साथ लोकसभा चले तो 530 आपके स्टेट के लिए हैं और 20 जो है आपका किसके लिए हो जाएंगे, यूटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनके अलावा 106वां संविधान संशोधन ये हाल में ही है, ये संविधान संशोधन का नाम भी पूछा जा सकता है। 106वां संविधान संशोधन जो है ये महिलाओं को 1/3 यानी लगभग 33.3% आरक्षण की बात करती है, केंद्र में लोकसभा में और प्रत्येक राज्य के विधानसभा में, ठीक है भाई। तो ये बिल जो है हाल में ही पारित किया गया, तो ये संशोधन नंबर आपको पूछा जा सकता है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत संयम, तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष का नाम पूछते हैं अपन योजना आयोग के अंदर, तो क्या नाम रखेंगे, गुलजार
गुलजारी लाल नंदा, है ना, GLN, गुलजारी लाल नंदा साहब जो है योजना आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी बनी थी, है ना, कुमार भले नाम है लेकिन ये महिला हैं। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक सेवा देने वाले अध्यक्ष बलराम जाखड़ साहब हैं और वर्तमान अध्यक्ष लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, तो ये सब लोकसभा के जो है स्पीकर का नाम जरूर याद रखेंगे। देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है, इसकी जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है भाई, इसको कोई जो है नियुक्त नहीं करते हैं, अपने में से ही चुन लिया जाता है। जो बहुमत प्राप्त नेता होते हैं उनमें से एक बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिप्टी आपका स्पीकर होता है या प्रोटम स्पीकर आप कह सकते हो, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। दोनों बात ध्यान रख लेना अच्छे से, जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोटम स्पीकर को पूछे जाते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति साहब के द्वारा। लोकसभा में सदस्यता हेतु आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन का बेस रखा था कि सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद 18वीं लोकसभा चुनाव में, तो कोई भी ऑप्शन जो 25 से कम है वो तो आपका एलिजिबल ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी एंट्री के लिए कम से कम 25 वर्ष तो चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो एक छोटा सा हंसी लाने के लिए बता दिया है, वैसे ये बात तो आप भी जानते होंगे। देखिए जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। अनुच्छेद 79 में हमारा यह बात कहा गया है कि भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लोकसभा है ये संसद के निम्न सदन होंगे, यानी छोटकू हाउस होंगे, और बड़ा हाउस जो है वो राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में अलग से उपबंध दिया गया है। ठीक है, भारतीय संसद के कार्यकाल में अब तक कितनी बार बढ़ोतरी हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन हाल फिलहाल SSC के एग्जाम में देखे गए। तो मैंने पहले ही बता रखा है, भारतीय संविधान मतलब भारतीय संसदीय कार्यकाल में अब तक एकमात्र बार बढ़ोतरी हुई थी 1976 ईस्वी के दौरान, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था इंदिरा गांधी के समय। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर रिवर्ट कर दिया गया, बैक कर दिया गया। इसरो द्वारा संचालित भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे कौन सी महिला वैज्ञानिक ने कार्य की थी, इसे VVI करके रखेंगे NTPC के लिए। तो ये भैया निगार साजी। एक देखिए KV सजी भी है जो अपने वर्तमान में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अध्यक्ष हैं। ये नाबार्ड के अंदर अध्यक्ष हैं। कहाँ पे अध्यक्ष हैं? नाबार्ड के अंदर अध्यक्ष हैं KV सजी। ये है निगार सजी आपका आदित्य L1 जो इसरो के महत्वाकांक्षी परियोजना है, सौर मिशन है और पहला है, तो इनके जो है डायरेक्टर थी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसे VVI कर लेना। एक जैसे प्रश्न एक जैसे बात को एक जगह समझना ही लिंकिंग प्रोसेस कहलाता है, और यही आज तक पढ़ाते आया हूँ। समझ जाओगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। सौर मिशन आदित्य L1 सितंबर 2023 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। लॉन्च व्हीकल का जो नाम है PSLV, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी का एक भाई है GSLV। ठीक है, तो SLV का फुल फॉर्म समान ही होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चेंज होता है तो P के जगह है G। ठीक है भाई, अब इसका जो है PSLV C57 से लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को। अब चारों ऑप्शन में PSLV C57, C56, C55, C54 दे सकता है, तो 57 वाला आंसर याद रखना है। देखिए यह L1 बिंदु पर स्थापित किया गया। यह L1 बिंदु क्या होता है? सबसे पहले L1 बिंदु की दूरी कितनी है लगभग पृथ्वी से? तो आप कहेंगे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है L1 पॉइंट, जहां पे आदित्य L1 मिशन जो है स्थापित किया गया इसरो के द्वारा। देखिए इस मिशन का पहले नाम आदित्य 1 रखा गया था, लेकिन इस पॉइंट पे ही जो है स्थापित करने के चक्कर में इनका नाम आदित्य L1 रिवाइज किया गया। ठीक है भाई, अब देखिए L1 का फुल फॉर्म होता है लैग्रेंजियन पॉइंट। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है? यह एक ऐसा
ऐसा बिंदु है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण वैल्यू जो है लगभग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के समान हो जाता है। तो कल होके कोई पूछे कि L1 का क्या है मतलब भाई, तो आप कहेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट, और ये क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण लाइक पृथ्वी की जितनी है उतनी हो जाती है। जुलाई 2023 में इसरो द्वारा सफल चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 को जो है प्रक्षेपित किया गया था, और इसमें जो डायरेक्टर थी ये ऋतु श्रीवास्तव करिघल मैडम थी। तो इनके भी ध्यान रखना है, ये पूछे भी गए हैं SSC में। इनके अलावा जो ऋतु करिघल मैडम है इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, के सिवन को कहा जाता है ना, जो पूर्व इसरो में चीफ भी रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। तो इन दोनों का नाम रखेंगे प्रज्ञान और विक्रम, याद रखना है, ये कभी पुराने नहीं होंगे। इसरो की स्थापना जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त यानी हमारी आज़ादी के दिन ही 1969 में स्थापित किया गया था। इनका जो हेड क्वार्टर है ये बेंगलुरु में है, और इनके कई सारे जो है सहायक ऑफिस बहुत जगह है, लेकिन हेड क्वार्टर पूछता है तो बेंगलुरु में होगा। इसरो का मास्टर फैसिलिटी केंद्र हासन कर्नाटक में है, और इसका एडिशनल पार्ट जो है भोपाल में भी खोला गया है। तो अगर आपसे पूछे कि इसरो का जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कर्नाटक और भोपाल दोनों में। चंद्रयान 2 के समय जो है इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। चंद्रयान 3 के समय एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये दोनों मिशन के समय जो है एस सोमनाथ थे, और हाल में ही इसरो का जो अध्यक्ष है वो बदल गए हैं। अब जो इसरो में नए अध्यक्ष के तौर पे आए हैं ये भी नारायणन को चुना गया है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है जो है आपको हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे यही पूछे कि इसरो में नवनिर्वाचित अध्यक्छ कौन है, तो नारायणन साहब को आंसर करना है। संयुक्त मिशन लूपेक्स जो है ये इसरो और किस देश के जो है अंतरिक्ष एजेंसी का मिली जुली प्रोग्राम है, तो आप कहेंगे जापान, और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम होता है जाक्सा। निसार का फुल फॉर्म पास्ट में पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ये नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना, इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार का फुल फॉर्म होता है। इनके अलावा कौन सा तत्व सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, देखिए अनिवार्य रूप से पाए जाएंगे आपके हाइड्रोजन। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जो है आपके अनिवार्य रूप से पाए जाने वाली तत्व है। किसी भी अम्ल में, कोई सा भी अम्ल को उठा के देख लीजिए, इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो है हाइड्रोजन, है ना। वैसे बहुत सारे अम्ल में कार्बन भी कॉमन रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे अम्ल हैं जो अकार्बनिक है, जैसे आपका H2SO4 है ना, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें आपका कोई भी कार्बन नहीं है। तो कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन होना ही होना है, तभी आपका जो है अम्ल बनेगा। हाइड्रोजन कैसा गैस होता है, तो आप कहेंगे दहनशील गैस होता है, मतलब ये जो है ईंधन के तौर पे यूज किया जा सकता है, दहनशील है। घर फूक तमाशा देख मंत्री होते हैं कई लोग, मतलब दूसरे का झगड़ा लगा के तमाशा देखना, वैसे ही ये हाइड्रोजन है ना। इसके अलावा सभी प्रकार के अम्ल निश्चित रूप से हाइड्रोजन जो है सभी प्रकार के अम्ल में निश्चित रूप से भाग लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि इसी छोटू सी क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर देता है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये 3 तो होंगे समस्थानिक, लेकिन बच्चे को क्या लगता है, सबसे पहले समस्थानिक क्या होता है, ये मैं नहीं पढ़ाना उचित समझता हूँ, क्योंकि इतना तो आपको आता ही होगा। समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु भार या द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समभारिक क्या होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम समस्थानिक की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपने देख लिया। अब देखिए नोट करके मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि हाइड्रोजन का कोई सा भी समस्थानिक हो, चाहे तो प्रोटियम हो, ट्रिटियम हो, ड्यूटेरियम हो, सभी में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, मात्र एक ही प्रोटॉन की संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि फार्मूला से स्पष्ट है कि समस्थानिक है। समस्थान कैसे मिलता है, प्रोटॉन की संख्या के अनुसार मिलता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या उसी क्रमांक पे तो आपको आवर्त सारणी में रखा जाएगा किसी भी तत्व को। तो प्रोटॉन की संख्या 1 है, तभी तो पहले स्थान पे हाइड्रोजन है ना। तो ये एक कन्फ्यूजन का कारण बनता है। बच्चे को क्या लगता है, ड्यूटेरियम यानी डाई जैसे शब्द लग रहा है, प्रोटॉन 2 लगा दो, ट्रिटियम 3 जैसे लग रहा है, 3 लगा दो, और गलती करके बाल खुजाते खुजाते घर आते हैं। इनके अलावा
अलावा आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम है भैया, है ना, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो आपके जल में घुल के H+ आयन देने का काम करता है, और जो बेस है वह क्या देते हैं, OH- आयन देने का काम करते हैं। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, एक तो सीधे सीधे है कि अम्ल जो है खट्टा कर दे, और एक जो है लाल, नीले लिटमस को लाल कर दे, है ना, तो वो तो एक बहुत कॉमन है पहचानने का तरीका, और यहाँ ओरिजिनल तरीका, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी पदार्थ की अम्लता में बढ़ोतरी के साथ H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। मैंने कई बार आपसे बताया है स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पहचानने का तरीका क्या होता है। तो जिस एसिड की pH वैल्यू जितनी कम होगी, मान लीजिए इसका pH वैल्यू 2 है, इसका 3 है, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड 2 pH वाला होगा, और 2 pH वाले में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी कंपैरिजन में 3 pH वाले जो है एसिड में। ठीक है भैया, दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। H+ आयन की सांद्रता मजबूत अम्ल में ज़्यादा होता है कंपैरिजन में कमज़ोर अम्ल के, और कमज़ोर अम्ल मजबूत अम्ल कैसे पहचान करते हैं, pH वैल्यू के आधार पे। ठीक है भाई, जिसकी pH जितनी कम उतनी ज़्यादा हार्ड एसिड, है ना। किसी पदार्थ में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है तथा उनकी सूत्र क्या होते हैं, हमने पिछले क्लास नंबर 28 में करा दिया है। जैसे नारियल के दूध में क्या होता है, सिंगदाना के तेल में क्या होता है, सरसों का तेल में क्या होता है, दूध में क्या होता है, पालक के पत्ता में क्या होता है, टमाटर में क्या होता है, इमली में क्या होता है ना, इसके अलावा संतरा में क्या होता है, सेब में क्या होता है। ये सब जो अम्ल है ना, ये हमने पिछले क्लास में करा दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। नेटल के डंक में या चींटियों या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, ये भी हमने पिछले क्लास में करा दिया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, इसलिए मैं फिर से रख दिया हूँ। देखिए, जो फॉर्मिक एसिड है इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, और इसका सूत्र आपका जो है HCOOH होता है। ये सबसे साधारण आपका अम्ल है, और ये बहुत कमज़ोर अम्ल होता है, इसीलिए हमें चींटी काट ले, आपका हमारा बिच्छू काट ले, तो हम मरते नहीं हैं, बिस्बिसी होकर ठीक हो जाता है, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड नहीं होता है ना। ये जो है उतने लेवल के भी नहीं होते कि हमारी जान ले लें, है ना। तो ये कमज़ोर अम्ल होता है। सबसे पहले इसकी प्रकृति कैसी होगी, कमज़ोर अम्ल हो गई। इसकी सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है ना। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, मेथनोइक अम्ल कहते हैं। अच्छा, नेटल कोई जीव का नाम नहीं है, नेटल एक पौधा होता है, गूगल पे करके देख लेना भैया। इसे हम गांव घर में कबछुआ बोलते थे। आप मैं अपने बिहार में, और आपके यहाँ क्या बोलते थे पता नहीं, कबछुआ। एक बार मुझे भी बाराती गया था तो वहाँ पे लगा दिया था, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। इसके पत्ते के बैक साइड में, है ना, बहुत सारे ऐसे रोआं जैसे निकला होता है, जो आपके जो है इसमें चुभ जाते हैं। ठीक है, और फिर अपने गोबर लगा के या मिट्टी का तेल लगा के जो है राहत पाते हैं लोग, है ना। तो ये जो है कबछुआ, इसे नेटल बोलते हैं, मैंने भी इसे देखा है ना। बांस जहाँ होता है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा होता था। अब देखिए, एक प्रश्न आपके पिछले RPF यानी जो 2018 में आया था, यहाँ पे ये पॉइंट पूछा गया था कि फॉर्मुलिक अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक कितना होता है। सबसे पहले अम्ल का आयनीकरण स्थिरांक क्या होगा, अभी जो हमने आपको ऊपर में बताया था, H+ आयन ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ आयन कम मतलब कमज़ोर एसिड। तो कमज़ोर एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने का एक स्टैंडर्ड पैमाना का नाम ही आयनीकरण स्थिरांक दिया गया है। इससे हमें पता चल जाता है। अगर आप इस वाले जो गुणज है, ये जो समीकरण है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं कि 1 से कम है, 1 से कम है। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आती है कि जो कमज़ोर एसिड होती है उसमें आयनीकरण स्थिरांक का मान होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 से अधिक, 1 से बहुत कम, 1 से कम, 1 से बहुत ज़्यादा अधिक। तो क्या आंसर मारोगे, 1 से कम। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें आयनीकरण स्थिरांक का मान 1 से बहुत अधिक होते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखना राजा, काम आवेगी। अगला हमारा NCERT का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ। फॉर्मिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो कई प्रकार से होते हैं। जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करके पूछा जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर से, 100 और जो स्टैंडर्ड है 100 से 110 डिग्री
सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। लिख लीजिएगा, यहाँ मैं इंक्लूड कर दूंगा, है ना। ग्लिसरॉल के साथ फॉर्मिक एसिड को तो आपका जो है ना, सॉरी, ग्लिसरॉल के साथ ऑक्जेलिक एसिड को तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। कौन सी प्रोसेस होती है? भाप आसवन होती है, ठीक है। अब इसका समीकरण भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। जैसे देखिए, जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH 2 बार होता है ना, COOH 2 बार होता है। इसकी हमने ग्लिसरॉल ले लिया यहाँ पे, है ना, ग्लिसरॉल ले लिया और इसको जो है हमने हीट करना स्टार्ट किया 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर तक। तो यहाँ पे जो है इतना के साथ CO2 छोड़ देना भाई, CO2 जो है आपका छोड़ देना, ये एक साथ बन गया तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और ये जो CO2 बन गया, ये CO2 गैस रिलीज होती है इस प्रोसेस में। और इससे क्वेश्चन आता है कि किस प्रोसेस में सरसराते हुए CO2 गैस रिलीज होता है। तो ये वाला जो अभिक्रिया है ना, ऑक्जेलिक अम्ल को जो है आपका ग्लिसरॉल के साथ गर्म करने पे फॉर्मिक एसिड बनाने की क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवाज़ के साथ रिलीज होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान के मूल प्रति में चित्रकारी किस महान चित्रकार के द्वारा किया गया था? तो ये है भैया नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा जो है चित्रकारी किए गए हैं, जो हमें संविधान में जो चित्रकारी देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 प्रमुख सदस्य के साथ जो है गठन किए गए थे। इनके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टोपर्ट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन हेतु 389 सदस्यों का निर्धारण किया था, ठीक है। ऊपर में एक क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, कि भाई 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने महिला सांसद चुने गए। तो वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था जिसका आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसीलिए वहाँ पे मैं बताया भी कि नहीं पूछूंगा, क्योंकि आंसर तो यहीं लिखा है, ठीक है। मुख्य रूप से संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है। वहाँ पे अभी जो 2018 में कितने महिला सांसद चुने गए, कम से कम यहाँ पे कॉमेंट कर दो तो पता चले, कुछ याद रख पाए इसी वीडियो का। भारतीय संविधान के जो इंग्लिश पांडुलिपि है, ये प्रेम बिहारी रायजादा साहब के द्वारा लिखे गए थे। वहीं पे जो हिंदी कॉपी है वो बसंत कृष्णा वैद के द्वारा लिखे गए थे। संविधान के लिए मसौदा समिति का गठन सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में किया गया था, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ये देखिए, ये क्या है कि जब संविधान नहीं बना था, जब कैबिनेट मिशन जो है संविधान के लिए प्लान नहीं किया था, तो उससे पहले भी इस पे काम हो चुके हैं। उसमें अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू साहब, ठीक है। आज़ादी के बाद मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिनमें अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7, 1+6 के रेशियो में। एगो हो गए भीमराव अंबेडकर साहब जो अध्यक्ष हुए, और 6 गो अन्य सदस्य थे। और इनके सदस्य का नाम याद रखने का ट्रिक बता दिया हूँ। ज़्यादातर सदस्यों के नाम में कृष्ण जी का नाम जो है इंक्लूड होते हैं। भगवान कृष्ण के कई सारे नाम हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। अस्थायी थे, टेम्पररी थे। उस बैठक में सबसे अधिक उम्र दराज जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, इसीलिए इन्हें चुन लिया गया था। बाद में परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसे VVI कर लेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पूछे गए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो 100 में से मात्र 5 बच्चे जवाब दे पाएंगे। अगर उस 5 में आप आ गए तो समझिए आप मेरिट में हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है ना, जो कई देशों के तथ्यों से प्रेरित है, फिर भी, है ना, सबसे अधिक प्रभाव किसके हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के, है ना। इनके अलावा भारत के किस शहर में पहले ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? ड्राइवर रहित मतलब ड्राइवर ना रहेंगे, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में किया गया है। भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया है। ये हाल फिलहाल है, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों के दोनों। देश में प्रथम गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बिहार के राजधानी पटना में करे गए हैं, तो ये भी करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, करंट के पॉइंट हो जाएंगे। पहले स्किल इंडिया सेंटर का जो है अनावरण उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है, ये भी करंट सेक्शन की क्वेश्चन है। अब आते हैं मेट्रो और ट्रेन के बीच इतिहास को खंगालते हैं थोड़ा सा। देश में मेट्रो का निर्माण कहेगा तो 1970 आंसर करना है, लेकिन मेट्रो का प्रचालन शुरू कहेगा तो 1984 आंसर करना है। कान खोल के सुन लो, रुई निकाल लो। इसी प्रकार से कोंकण रेलवे की स्थापना की बात करेंगे तो 1990 आंसर करना है। कोंकण रेलवे की प्रचालन की बात करेंगे तो 1998 आंसर करना है। कान में जरा तेल डाल के सुन लो, ठीक है भाई। तो ये दोनों ध्यान रखना।
देश में मेट्रो रेल का निर्माण 1970 के दशक में स्टार्ट हो गई थी। पूर्णतः स्टार्ट हुआ था, मतलब परिचालन जो शुरू हुआ था ये आपका 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। पहला जो ट्रेन है ये एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चली थी। अब भवानीपुर का नाम बदल दिया गया है, मेरे ख्याल में नेताजीपुर रख दिया गया है इसका नाम, भवानीपुर का नाम, ठीक है। ये कोलकाता मेट्रो जो है ये किस प्रकार का मेट्रो फैसिलिटी है, तो भूमिगत होती है। मेट्रो कई प्रकार के होते हैं, एक आपके जो है ब्रिज से होकर शहर को घुमाते हैं, जैसे पटना मेट्रो बन रहा है। मैं हाल फिलहाल ही पटना गया था, है ना, दिसंबर के महीना में 3 तारीख को, तो वहाँ पे मैंने देखा पटना मेट्रो बन रहा है, क्योंकि जो बस स्टैंड है वो बहुत दूर अब हो गए हैं, वहाँ से 50 रुपया भाड़ा है, पहले 10 रुपया भाड़ा था स्टेशन से, है ना। तो उसी रास्ते में जो है मेट्रो के कई सारे सीढ़ी हमने बने हुए देखे। कोंकण रेलवे का गठन 1990 में किया गया था। इसकी मुख्यालय नवी मुंबई CBD बेलापुर में है ना। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1998 में हुआ था। ये जो है महाराष्ट्र के रोहा एक स्टेशन है, वहाँ से स्टार्ट होकर गोवा वाया कर्नाटक तक जाती है। भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। ठाणे एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है आपका बॉम्बे के अंदर। ठाणे एक्चुअली मराठी में इस प्रकार से लिखते हैं, ठाणे, ठाकार वरा न एकार, ठाणे, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे थाने लिखा गया है। ये 34 किलोमीटर की दूरी जो है तय करे थे, ये बात को आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला रेलवे स्टेशन अगर कल होके कोई पूछ दे तो क्या कहोगे? भारत में जो पहला रेलवे स्टेशन है, पूर्ण रूप से पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है बोरी बंदर को। ये बोरी बंदर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में ही है। ये बोरी बंदर जो है ये महाराष्ट्र में है ना। चिंचपोकली ऐसा भी महाराष्ट्र में एक स्टेशन है, चिंचपोकली, है ना। और बाद बाकी कांदीवली, डोंबिवली, आंबीवली, दांतीवली, ये तो बहुत ही रहते हैं महाराष्ट्र में, है ना। भारत में सबसे लंबी प्लेटफार्म वाली रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुबली स्टेशन है। पहले गोरखपुर स्टेशन हुआ करता था। ये भारत ही नहीं, ये विश्व में कर लीजिएगा, वर्ल्ड में कर लीजिएगा। वर्ल्ड में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, जिसे हुगली रेलवे स्टेशन कहते हैं, ये अपन कर्नाटक में है। भारत में रेल नेटवर्क की सबसे अधिक विस्तार आपको उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है रेलवे पटरियों की सबसे अधिक विस्तार आपको जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कोने कोने तक आपको मिलेगा। भारतीय रेल में 3 प्रकार के गेज का इस्तेमाल किया जाता है। गेज मतलब पटरी हो भैया, पटरी की पैमाना, है ना। ये इसको जो बीच में मापने वाला एक यंत्र होता है, ये PWI के पास होता है, जो रेल पथ इंजीनियर होते हैं उनके पास होता है। इसमें पारा लगा होता है और पारा बताता रहता है कि इसके बीच की दूरी कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, क्योंकि गर्मी के इफेक्ट, ठंडी के इफेक्ट से ये थोड़ा ज़्यादा वक्र वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है गेज मतलब इन दोनों की बीच की दूरी से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की गेज है। तो जो सबसे ज़्यादा चलने वाली गेज है ये हमारा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज मतलब विस्तारित गेज, सबसे बड़ा गेज, है ना। तो इसकी जो टोटल आपके बीच की दूरी होती है, पटरियों के बीच की दूरी ब्रॉड गेज में, ये 1676 मिलीमीटर होता है, mm होता है, यानी 1.676 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 1000 mm का 1 मीटर होता है। मीटर गेज सीधे सीधे 1000 mm का यानी 1 मीटर का होता है। और जो आपका ये नैरो गेज होता है ये 662 mm स्टैंडर्ड है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। कई जगह जो है एक्सेप्शनल चलती है इससे कम जो है गेज की रेलवे, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा क्वेश्चन है। पहला है चंदावर के युद्ध 1194 में लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। दूसरा है मोहम्मद गोरी को 1178 में पाटन पर आक्रमण करते समय भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ये दोनों के दोनों अपने कथन सही हो जाते हैं। तीसरा है तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ये द्वितीय लिख के हमने इसको गलत किया है। यहाँ पे अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखते हैं तो सही हो जाता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो एग्जाम मैंने खुद दिया था, CHSL का एक एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन की सेकेंड लड़ाई में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चतुर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, ऐसा ऑप्शन दिया था कि कौन भाग लिए थे। मैंने सेकेंड लगा दिया था। मेरे ख्याल में 2013-11 की बात, 11 या 12 की बात होगी, है ना। तो उस समय धीरे धीरे ही सब बनते हैं भाई। हम भी जो है आपके जैसे ही रहे होंगे कभी, है ना। तो तब से जो है ये क्वेश्चन याद रखा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें इसे डाला है। और आज भी आपको ये चीज़ जहन में होनी चाहिए।
तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में, तराइन की सेकेंड लड़ाई 1192 में। दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं। मोहम्मद गोरी अफगान के शासक होते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब हमारे हीरो होते हैं, और ये दोनों के बीच लड़े जाते हैं, है ना। और एक में जो है पहले बारे में चौहान साहब की जीत होती है और दूसरे बारे में मोहम्मद गोरी की जीत होती है। सिकंदर महान मकडोनिया या मैसेडोनिया का शासक था। तैमूर लंग उज्बेकिस्तान समरकंद से भारत आए थे, जिन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद, जब तुगलक वंश के एक शासक का शासन चल रहा था 1398 में, उस समय भारत पर आक्रमण किए थे। कौन भैया? तैमूर लंगरा, ठीक है। इसके अलावा ये लंगरा था। इसके अलावा भारत पे पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 में दाहिर के समय हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सिंध प्रांत पे उस समय दाहिर का शासन चल रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पानीपत की 3 लड़ाई होती है, 26, 56 और फिर 1761 में। लंबा गैप है ना। सारे की कैरेक्टर आपको बहुत दिन बता चुका हूँ, है ना। ये मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन चलिए बता देता हूँ। मोहम्मद गोरी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यहाँ से मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा और सल्तनत की समाप्ति होती है। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में होती है। अकबर का राज्याभिषेक होते हैं, है ना। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कलनौर में हुआ था। कलनौर आपका पंजाब के अंदर है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। पलासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लिए थे, यही आपसे पूछा जाता है। और एक 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो भाग लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो इनके फेमस है 1025 के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, जो आखिरी भी था। मोहम्मद गोरी तथा मोहम्मद गजनी दोनों अफगान से आए थे। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पूर्व फरगना के शासक रहे थे। इनके अलावा मोहम्मद गोरी का भाई या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। गोरी यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो इनका गुलाम रहता है ऐबक, ये इनको यहीं छोड़ जाता है। और ऐबक जो है सल्तनत की नींव रखती है गुलाम वंश के साथ। गुलाम वंश को जो है इलवारी या ममलूक वंश भी कहा जाता है, जो आपके, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलवारी या ममलूक वंश कहा जाता है, ममलूक वंश। इसके अलावा एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? नागालैंड के द्वारा। कालिदास सम्मान हो गया, लता मंगेशकर हो गया, या तानसेन सम्मान हो गया, या विश्वामित्र सम्मान हो गया, ये सभी के सभी एमपी के सरकार के द्वारा दिया जाता है। उद्योग रत्न अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। नंदी पुरस्कार ये फिल्म के लिए दिया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। संगीत कला निधि पुरस्कार ये मद्रास संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में मिलने वाली यह सबसे बड़ी अवार्ड है संगीत कला निधि पुरस्कार, ठीक है भाई। जैसे अपने यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार है, शास्त्रीय संगीत इत्यादि के क्षेत्र में दिए जाते हैं, वैसे कर्नाटक संगीत के लिए मद्रास संगीत नाटक अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाता है। कलिंगा रत्न अवार्ड आपके उड़ीसा के सरकार के द्वारा दिया जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी होगी? तो जायरे होगी। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है, तो दोनों सेम चीज़ है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका में सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है, नीचे जो क्वेश्चन है वो मकर रेखा को 2 बार पार करता है। बहुत सारे बच्चे ये रेखा ही नहीं समझते, किसे कहते हैं। अरे कितना रेखा बताओगे, कौन सा रेखा, कौन सा सुरेखा? अरे ऐसा नहीं, ये देखो ये जो है ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, है ना। इधर अपन दक्षिण में आएंगे, इसे अपन कहते हैं मकर रेखा। ऐसे अपन उत्तर में आएंगे, जैसे अपन इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है भाई। तो भारत जो है ना, जो आपका मुख्य माध्यायन रेखा है या विषुवतीय रेखा है या आपका क्या इक्वेटर कह लीजिए, तो इससे उत्तर दिशा में पड़ता है। भारत यहाँ पे है अपना, ठीक है भाई, है ना। तो इसीलिए भारत में कौन सा रेखा एग्जिस्ट करता है? कर्क रेखा। मकर रेखा इधर दक्षिण में है, और ये जो है इस 0 वाले पॉइंट से कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और मकर रेखा भी सेम 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, इसे मकर रेखा कहते हैं। मैंने एक चीज़ और बताया है कि जो 0 डिग्री है यहाँ के आसपास के क्षेत्र को ITCZ जोन कहा जाता है, जिसकी दूरी दोनों तरफ 5 डिग्री होती है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो विषुवत रेखा से क्षेत्र होते हैं उसे ITCZ जोन कहा जाता है ना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, जहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ अपन समझ लेंगे।
इसके अलावा माही नदी जो है ना, ये इंडिया में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, है ना। इस प्रकार से दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है आसवान बांध है, नील नदी पे है आसवान बांध। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया लेक है और गिरते हैं भूमध्य सागर में। भूमध्य रेखा पर स्थित एशियाई देश इंडोनेशिया, मालदीव इत्यादि। कक्ष किरण में विलुप्त होने वाली नदी लूनी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। म्यांमार की सबसे लंबी इरावदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है। चाइना की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि भाई विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है, ये सब ध्यान रखेंगे। अष्टक का सिद्धांत किसके खोज के बाद अप्रासंगिक हो गई, है ना। तो ये नोबेल गैस जब आया ना तो ये अप्रासंगिक हो गई। अष्टक का जो नियम है, इससे पहले ये नाम बटोर रहे थे। अष्टक का नियम का जो खोज है ये न्यूलैंडस महोदय ने 1866 में किया था। अगर 1866 ऑप्शन में नहीं है तो 65 रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 65 और 66, वैसे 66 में ही सही रहेगा। इस नियम के अनुसार परमाणु द्रव्यमान को अगर आरोही क्रम में अगर आप सजाओगे, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो जो इनका गुणधर्म पहले वाला का है वो 8वें वाले का गुणधर्म मैच करेगा। यही है अष्टक का नियम, ऑक्टेव लॉ। लेकिन इसमें एक क्या कमी था कि यह कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अष्टक का नियम कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ, तो कैल्शियम तक। अक्रिय या नोबेल गैस की खोज विलियम रैमजे ने किया था। यह आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम वर्ग 18 में रखे गए हैं। देखिए जो अक्रिय या नोबेल गैस है ये प्राकृतिक रूप से 6 प्रकार के ही अवेलेबल है। वैसा नहीं है कि 18 समूह में आपके 6 ही नोबेल गैस है, और भी है ना, जिसकी खोज बाद में हुआ जो पूर्णतः प्राकृतिक नहीं होगा। तो प्राकृतिक रूप से जो है ना 6 है। ये हीलियम He हो जाएगा, हे लिखा गया है यहाँ पे। इसके अलावा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, किसोन लिखा गया है। जेनॉन होगा, ये जेनॉन, इसे पढ़ते हैं अपन जेनॉन, है ना, जेनॉन। फिर रेडॉन, है ना। तो ये 6 है। अब देखिए अक्रिय गैस में जो हीलियम है इसका इस्तेमाल होता है आपका सांस लेने में, गुब्बारा में, वायुयान के टायर में, क्योंकि अज्वलनशील होता है, ये अदाहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में मिलाकर गोताखोर सांस लेते हैं, अस्पताल वगैरह में भी। सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, एक्सेप्ट, है ना, हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, क्योंकि इसके जो है परमाणु क्रमांक ही 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा। किसी भी तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है इसे अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी अभिक्रिया या रिएक्शन में संयोग करता है, भाग लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में पाए जाते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है भाई। और जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है अच्छे से कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक वाइज सेक्शन की जो आपकी कंटेंट दिए जाते हैं किसी भी कंटेंट को खरीदने पे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, कोई भी कंटेंट अगर आप हमारा लेते हैं तो लगभग 40 टॉपिक की जो है टॉपिक वाइज की जो है अलग से चीज़ें इंक्लूड रहेंगे, जो हर एग्जाम में कॉमन होता है। इंडिया का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के एक कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी बहुत सारे बच्चे चौंकेंगे तो चौंकिए मत। देखिए एस में कक्षक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एस के बाद आता है पी में कक्षक की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। डी में होती है कक्षक की संख्या कितनी, तो 5 होते हैं। एफ में कक्षक की संख्या कितनी होते हैं, तो 7 होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्षक की संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है SPDF के तरफ चलने पे, ठीक है। एक कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है रिवर्स ऑर्डर में होता है, एक जैसा नहीं होता है। इस प्रकार से रहेगा, एक इधर की में है तो एक उधर की में है, उल्टा पुल्टा सोए रहेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे S वाले सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसमें कक्षक एक ही है। P वाले में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो P वाला कुछ इस प्रकार से है, देखिए P वाला जो है इस प्रकार से है, इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिल करने के भी तरीके क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में एक एक कर भरते हैं, फिर रिवर्स ऑर्डर में भरना स्टार्ट करते हैं। तो P वाले में 6 गो हो जाएगा, S वाले में 2 गो हो जाएगा। उसी प्रकार से D में 5 गो कक्षक रहेंगे तो वहाँ पे जो है 10 गो हो जाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी परमाणु क्रमांक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उस कक्षा के, है ना, वर्ग की दुगुनी होती है। जैसे SPDF ये क्या है, ये तो उपकक्षा का नाम है भाई साहब, यानी कक्षक, है ना। S उप कक्षा में कितने कक्षक, 1, P में कितना 3, D में कितना 5, F में कितना 7
लेकिन जो कक्षा का नाम है ये KLMN होता है, ठीक है। K को अपन 1 पकड़ते हैं, L को 2, M को 3, N को चौथा कक्षक पकड़ते हैं, इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो अगर K कक्षा में बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप कहेंगे 1 गुने, है ना, सॉरी 2 गुने 1 का स्क्वायर, यानी पहला कक्षा के स्क्वायर का वर्ग, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ S ही पाया जाता है। और S में मैंने बताया था एक ही कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन समाएंगे, वो भी विपरीत, ठीक है। अभी आ जाएंगे L का क्या है 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4 दूनी की 8। अभी मैंने क्या कहा, सेकेंड वाला जो आपका सेल है, कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसमें S भी होता है और P भी होता है। तो S के पास 2 और P के पास 6 मिलके हो जाएगा 8। सेकेंड वाले में S और P दोनों होते हैं, पहले वाले में खाली S होते हैं। थर्ड वाले की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर गुने 2, 3 तिया 9 दूनी की 18, क्योंकि इसमें S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। जोड़ लीजिएगा, D का हो जाएगा 5 दूनी की 10, 6 16 और 2 18, ठीक है। उसी प्रकार से चौथा N में आएंगे तो 4 का स्क्वायर गुने 2 मतलब 32 हो जाएगा, क्योंकि इसमें S P D F सब होता है, ठीक है भैया। आई होप क्लियर हुआ। देखिए अक्रिय गैस XE को एक्सचेंजर गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, पूछ रहा है। वर्ष 2023 तक निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप की पहचान की गई थी। 2023 में पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 22 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेता के नाम पर रखा गया। 21 का ही होगा, 22 का नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है गलत है। बैरन द्वीप तथा नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये बात अपने आप में सही है। वर्ष 2023 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 परमवीर चक्र विजेता के नाम पे जो है द्वीपों का नाम रखे गए थे मोदी साहब के द्वारा। भारत में पहला परमवीर चक्र के विजेता जो है मेजर सोमनाथ शर्मा साहब हैं, आज भी पूछे जाते हैं। परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। परमवीर चक्र का डिजाइन सावित्रीबाई खानोलकर के द्वारा बनाया गया था। अंडमान निकोबार में कुल छोटे बड़े 572 द्वीप हैं, जिनमें कुछ ही पर जीवन है। ये बात ध्यान रखेंगे, सब पे जीवन नहीं है। जैसे अपने पास जो है कितने ग्रह हैं 8, लेकिन सब पे जीवन नहीं है। उसी प्रकार से जो आइलैंड है बहुत है, 572 है, लेकिन सभी पे जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए अंडमान निकोबार का जो मतलब कानूनी दायरा है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार में बोले जाने वाली भाषाओं में जो सबसे प्रमुख है ये आपका बांग्ला है। करेन भाषा बोली जाती है यहाँ पे, चूँकि छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड वगैरह में या उड़ीसा वगैरह में कुरुख भाषा बोली जाती है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मलयालम तमिल भी देखने को मिलेगा, यानी कुल मिला के सभी प्रकार की मिक्सर देखने को मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार में, ठीक है। नारकोंडम तथा बैरन द्वीप अंडमान निकोबार की ज्वालामुखी द्वीप है, जिसे बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया की। भारत की सबसे पूर्वी ज्वालामुखी नारकोंडम है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप है ना, उत्तरी कहेगा तो लैंडफॉल होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सैडल पीक है, अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित है। अंडमान द्वीप का जो है रॉस द्वीप का नाम बदल के नेताजी बोस द्वीप रख दिया गया, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन पुराने हैं, लेकिन आज भी आपके मैच करने वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, है ना। और ये 8 डिग्री 9 डिग्री तो आपको आता ही होगा, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था अभी हाल फिलहाल, है ना, कि ये जो आपका मालदीव कंट्री है ये पूछा गया था कि किससे दक्षिण में है, तो लक्षद्वीप से जो है दक्षिण में हो जाएंगे मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में हो जाएगा, ये इस साइड पड़ता है। संगकीन किस धर्म का पर्व है, तो ये बौद्ध धर्म का है। लोसर, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, ये सब जो है बौद्ध धर्म के हैं। बैसाख पोया भी एक पर्व होता है, बैसाख पोया, है ना, बैसाख पोया, ये भी आपका जो है बौद्ध धर्म का हो जाएगा। नवरोज पारसी धर्म का त्यौहार है, इसकी शुरुआत बलबन ने किया था जो गुलाम वंश के प्रमुख शासक हुए। मिलाद उल नबी, मुहर्रम, बकरीद, ये सब इस्लाम धर्म के त्यौहार हैं। पर्यूषण जैन धर्म के त्यौहार है। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ये ईसाई धर्म का त्यौहार है। यहाँ से यमनर खंगाल के क्वेश्चन पूछा था कि भाई गुड फ्राइडे क्या होता है, क्रिसमस क्या होता है, ईस्टर क्या होता है। देखिए गुड फ्राइडे जो होती है ये ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की दिन है, यानी ये शोक का त्यौहार है ईसाई धर्म में, ठीक है। क्रिसमस जो है ये ईसा मसीह के जन्मदिन का त्यौहार है, मतलब ये हर्ष उल्लास का त्यौहार है। और ईस्टर जो है ये गुड फ्राइडे को से जो पहला रविवार आएगा, यानी 3 दिन के बाद, शुक्रवार के तीसरे दिन रविवार, तो वहाँ पे ये हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका ईस्टर। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का पुनर्जन्म हो गया था। हेलोवीन त्यौहार जो पश्चिमी कंट्री में मनाई जाती है 31 अक्टूबर को फिक्स किया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाते हैं। किसके
जन्मदिन पे इंडिया में मनाया जाता है, बताइएगा। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाले देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। जो आपका अभी ओपीएस हम लोग कर रहे थे, ओल्ड पेंशन सिस्टम, इसके जगह पे सरकार ने हमें जो है दिया है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। तो वो जो अपनाया है ये आपका महाराष्ट्र अपनाया है। इस स्कीम की शुरुआत 2025 में किया गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 के दौरान होगी। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष अभी नहीं आई है, इसीलिए बताना जरूरी है। बीमा सखी योजना की शुरुआत दिसंबर 2024 में किया गया था। LIC एजेंट के तौर पे महिलाओं को सशक्त करना, ट्रेनिंग देना, और इसमें मानदेय अवेलेबल है, मतलब जो कुछ पैसे भी दिए जाएंगे इसके दौरान। मिष्टी योजना 2023 में आया था। ये मैनग्रोव प्रकार के जो वन होते हैं उसमें वृद्धि करने के लिए तत्पर है इस योजना। अमृत धरोहर योजना रामसर साइट से जुड़े है योजना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में 89 रामसर साइट हो गए हैं। 2023 के अंत में 75 थे, फिर जो है 24 तक जो है 82 थे, अब जो है 89 हो गए हैं, ध्यान रखना। इनके अलावा PM डिवाइन योजना, ये पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं और युवाओं की स्थिति में सुधार, रोजगार की स्थिति में सुधार कर लाने की बात है। इसमें जो है PM डिवाइन योजना चलाया गया था। गरीब कल्याण PM गरीब कल्याण अन्न योजना, यह 2020 में कुछ दिन के लिए चलाई गई थी, बाद में इसे पूरे 5 वर्ष के लिए चलाया गया और इसका सेकेंड फेज 2024 में 1 जनवरी को फिर से रिन्यू कर दिया गया। तो अब यह 2029 तक ये योजना चलती रहेगी। इसके तहत जो है गरीब आदमी को 5 kg अनाज जो है पर महीना फ्री में दिया जाता है, और मैं देखता हूँ कि गरीब के अमीर आदमी सब ले रहे हैं, है ना। इनके अलावा PM सूर्य घर बिजली योजना की शुरुआत 2024 में किया गया था। इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाता है। ये सोलर वाला योजना है। तो ये थे आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो भाइयों बहनों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय करके अपने जर्नी को आसान बना सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।